से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका क्लास 11 से संबंधित एक टॉपिक है पलायन वेग। इंग्लिश में इसको इसके वेलोसिटी कहते हैं। इसकी जो डिफिनेशन है वो यहाँ पर हम लोग समझेंगे और इसका फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा देखिए। पलायन वेग इंग्लिश में इसके वेलोसिटी, किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग मिनिमम वेलोसिटी जिससे पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाता है और लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, पलायन वेग कहलाता है। कह रहा है कि किसी पिंड को वो कम से कम वेग जिससे फेंकने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए तो न्यूनतम जो वेग होगा वही इसके वेलोसिटी अर्थात पलायन वेग कहलाएगा। अब देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी पिंड को किसी वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं, वेग से फेंकते हैं अर्थात उसको गतिज ऊर्जा देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर कुछ देर बाद वो वापस लौट आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है और जिस बल से खींचती है उसको हम कहते हैं गुरुत्व बल। तो जब आप पिंड को वेग ऊपर की तरफ देते हैं तो गुरुत्व बल नीचे की ओर काम करता है, तो वेग उसका घटता जाता है और एक निश्चित ऊंचाई पर जाके जहां पर जीरो हो जाता है वहां से फिर वो वापस लौटता है, क्योंकि गुरुत्व बल उसको खींच लेता है। अब आप वेग को बढ़ाते जाएंगे तो वो ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा लेकिन फिर वापस आ जाएगा। आप जानते हो जो पृथ्वी खींचती है उसकी खींचने की एक एरिया है, कहां तक वो खींच सकती है। जहां तक वो उसका प्रभाव होता है उसके गुरुत्व का, वो उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। अब अगर आप इतना वेलोसिटी दे दें कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए तो फिर गुरुत्व बल उस पर नहीं लग पाएगा, पार कर जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो कम से कम कितना वेग दिया जाए, उससे ज्यादा देंगे तो भी वो बाहर चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कम से कम वेग दिया गया, जो दिया जाता है वही उसका इसके वेलोसिटी या पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग से फेंकने के लिए जो एनर्जी आप उसको देते हो उसको हम कहते हैं पलायन ऊर्जा, एस्केप एनर्जी। तो कितनी एनर्जी उसको देंगे हम, काइनेटिक एनर्जी, ताकि वो पलायन कर जाए। तो ये काइनेटिक एनर्जी उसको इनफाइनाइट तक जाने के लिए पर्याप्त हो। तो इनफाइनाइट तक जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए? आप पीछे चैप्टर में पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए पृथ्वी का ये सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट है, तो अगर इनफाइनाइट यहाँ है तो इनफाइनाइट से यहाँ किसी पिंड को लाएंगे r डिस्टेंस पर, तो जो किया गया कार्य होता है, क्योंकि पिंड स्वतः आता है तो आप जानते हो कार्य होता है G m e स्मॉल m और डिवाइड बाई स्मॉल r। r जहां पृथ्वी के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी है, m ही पृथ्वी का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल m उस पिंड का द्रव्यमान है। तो वहां से यहां तक आने में ये कार्य हुआ। तो जब हम पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे और अनंत तक ले जाना, तो यहां से यहां जाने में जो कार्य होगा वही ऊर्जा हमको आपको गतिज ऊर्जा के रूप में देनी पड़ेगी। तो जो कार्य होगा ये, चूंकि आने में इतना कार्य हुआ माइनस है तो जाने में प्लस होगा, तो इतनी जो एनर्जी है वो हमको काइनेटिक एनर्जी के रूप में देना पड़ेगा। तो अगर पिंड को दिया गया वेग VE हो अनंत तक जाने के लिए अर्थात इसके वेलोसिटी, और पिंड का द्रव्यमान m हो, तो जो काइनेटिक एनर्जी आप पिंड को देंगे वो होगा K = 1/2। अगर पिंड का द्रव्यमान हमने कहा स्मॉल m है और वेलोसिटी अनंत तक जाने के लिए हमने कहा VE है, तो 1/2 mVE का स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी आप देंगे। और ये काइनेटिक एनर्जी वहां अनंत तक जाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। तो पर्याप्त कितनी एनर्जी है? G m e m डिवाइड बाई r, तो ये उसके बराबर होनी चाहिए। तो आप लिखोगे हाफ m VE का स्क्वायर इक्वल टू, ये पलायन ऊर्जा के बराबर कैपिटल G m e स्मॉल m और डिवाइड बाई स्मॉल r। स्मॉल r है क्या? सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहां से वो फेंका जा रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या अगर RE हो और पृथ्वी सतह से ये ऊंचाई h हो
तो स्मॉल आर का मान आर ई प्लस एच के बराबर होगा। तो आपका स्मॉल आर जो है वो बराबर है पृथ्वी की जो रेडियस है ओ प्लस पृथ्वी सतह से उस पोजीशन की ऊंचाई जहां से पिंड को फेंका जा रहा है। अब यहां से ये स्मॉल एम से कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपको वेलोसिटी वी ई मिलेगी, वी ई का स्क्वायर इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 कैपिटल जी एम ई और डिवाइड बाई स्मॉल आर। आप अगर गुरुत्वीय त्वरण के विषय में जानते हैं तो जी गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है कैपिटल जी एम ई और डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल जी आपको एम ई मिल जाएगा स्मॉल जी इंटू आर ई का स्क्वायर। तो जी एम ई की जगह ये रखेंगे तो आपको जो वी ई का स्क्वायर मिलेगा, इसके वेलोसिटी का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 2 स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर और डिवाइड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर का मान आर ई प्लस एच के बराबर है। तो आपका जो वी ई मिलेगा, जो आपकी इसके वेलोसिटी मिल जाएगी, वो हो जाएगी अंडर रूट 2 जी आर ई का स्क्वायर और डिवाइड बाई स्मॉल आर की जगह आर ई प्लस एच। ये फिर ये आपका इसके वेलोसिटी का फार्मूला हुआ। ध्यान दीजिए ये एच ऊंचाई पर है। अगर पृथ्वी सतह से लिया जाए तो पृथ्वी सतह के लिए एच बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एच 0 के बराबर हो जाएगा। तब ये फार्मूला इसके वेलोसिटी पृथ्वी सतह के लिए आ जाएगी वी ई बराबर अंडर रूट 2 जी आर ई का स्क्वायर और डिवाइड बाई आर ई। ये आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, एक आर ई। तो जो आपको पृथ्वी सतह पर इसके वेलोसिटी का फार्मूला मिलेगा वो वी ई बराबर मिलेगा अंडर रूट 2 जी आर ई। तो ये आपका पृथ्वी सतह के लिए फार्मूला हुआ। पृथ्वी सतह से एच ऊंचाई पर ये हुआ, आर ई आप बाहर करेंगे तो 2g बटे आर ई प्लस एच हो जाएगा। ध्यान दीजिए पृथ्वी सतह के लिए ये है। जी का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आर ई का मान आप जानते हो 6400 किलोमीटर यानी 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। जब ये रखा जाता है तो जो वी ई आता है पृथ्वी सतह के लिए, इसके वेलोसिटी आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थात किसी ऑब्जेक्ट को आप इतना वेलोसिटी दे देंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। अब आते हैं हम चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। चंद्रमा के लिए जो इसके वेलोसिटी का मान होता है वो होता है 2.41 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होता है साधारण जो वहां पर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर जो गैस के अणुओं की चाल होती है और माध्यमूल चाल वो 2.41 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक होती है। इसलिए वहां पर गैसें क्या होती हैं, पलायन चाल से अधिक चाल होने से वो छोड़कर चंद्रमा की सतह को क्या कर जाती हैं, पलायन कर जाती हैं। इसलिए चंद्रमा की सतह पर कोई भी वायुमंडल वहां पर उसके आसपास नहीं है। तो ये